ठीक है ना। कल हमने जो पढ़ा क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। जिस तरीके से किसी भाषा की इकाई वर्ण थी, अब हम बढ़ रहे हैं शब्द की तरफ, जिसमें दो या दो से मतलब कोई से भी जैसे कि वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहा था, इसी तरह दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। और वही शब्द अगर सार्थक हो, जिसका कुछ मतलब हो, डिक्शनरी कोशगत में उसका अर्थ हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं जिसका कोई महत्व हो। तो ऐसे जैसे कि हमने माना क वर्ण से और ल वर्ण से मिलकर बन जाता है हमारा कल, जिसका कोई मतलब है, सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो ये हमारे वर्ण शब्द हो जाते हैं। ये शब्द जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, हमारे ये जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और जब तक ये स्वतंत्र हैं, मान लो कभी ये शब्द कल किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाए, किसी वाक्य के अंदर आ जाए, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये वाक्य में आया, तब ये कल शब्द स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार ये उसके नियमों में बंध जाता है। तो तब ये शब्द न रहकर ये बन जाता है आपका पद। तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, शब्द की जो डेफिनेशन होगी, दो या दो से अधिक दो से अधिक वर्णों से, मतलब दो वर्ण, जिस तरह कल हमने वर्ण पढ़ा था, आज हम शब्द पढ़ रहे हैं, तो दो वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा। वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, कोई सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई सा भी राम एक शब्द है, नाम है, इसी तरह कल हुआ, दो वर्णों से मिला है, तो इस तरीके से हमारे शब्द हो जाते हैं। अब इसी के आधार पर हमने इसको शब्द जब ये सिंगल होते हैं तब तो ये स्वतंत्र होते हैं, जब वाक्य में आ जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते, ये नियमों के अनुसार चलते हैं। यानी कि अब ये अब शब्द ना कहकर क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाते हैं पद। तो इसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण देखते हैं, क्या वर्गीकरण है इसका। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। ये जो वर्ण, इसका वर्गीकरण किया गया, पहला किया गया है प्रयोग के आधार पर, किस तरीके से शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो प्रयोग के आधार पर। फिर दूसरा आ जाता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। फिर आ जाता है रचना के आधार पर। फिर आ जाता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो जाते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये पहला है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं।
रितु जैन, जय श्री महाकाल। लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करो और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, आगे हम फिर इसका वर्गीकरण देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को किस तरीके से बांटा गया होगा। तो प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं, एक होता है विकारी शब्द। कौन सा होता है? विकारी। फिर दूसरा होता है इसी के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर अविकारी। अविकारी। इधर विकारी में देखें तो कौन से होते हैं? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा होता है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वही हम अविकारी में देखें तो इसमें होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, फिर होता है समुच्चय बोधक, और इसमें एक आ जाता है हमारा क्रिया विशेषण हुआ, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक। इस तरीके से जो हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द हैं वो दो में बढ़ जाते हैं, विकारी और अविकारी में। ठीक है, जय श्री महाकाल। शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं तो कौन कौन से होते हैं? तत्सम। ठीक है, तत्सम होते हैं, तद्भव होता है, तत्सम, तद्भव, और तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशज और विदेशज। जो विदेशी वर्ड्स होते हैं विदेशज बोलते हैं। तो ये हमारे थे उत्पत्ति, मतलब कहाँ से शब्दों आए हैं। तत्सम से आए हैं, तद्भव से आए हैं, देशज से आए हैं और विदेशज से आए। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? बनाए गए हैं, रचना की गई है, व्युत्पत्ति की गई है। तो वे कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा रूट, फिर होता है यौगिक, फिर होता है योग रूप। इस तरीके से ये हो जाते हैं रचना के आधार पर, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ होना चाहिए, अगर उसका मतलब होना चाहिए, इसीलिए हम बोल देते हैं सार्थक और निरर्थक। क्या होता है? एक होता है सार्थक और दूसरे होता है हमारा निरर्थक। सार्थक में जो शब्द आते हैं वो होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, समानार्थी, ठीक है। इस तरीके से अर्थ के आधार पर दो हो जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। कौन से हो जाएंगे सार्थक में? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, समानार्थी, जिसमें पर्यायवाची भी शब्द होते हैं। तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो प्रयोग के आधार पर विकारी हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो आप एक बार
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए और शेयर भी कर दिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर कि प्रयोग के आधार पर जो हम देख रहे हैं शब्दों को, उसमें हमने पढ़ा है विकारी शब्द। पहला जो है विकारी शब्द को ही पढ़ेंगे, फिर लाइन वाइज पढ़ते रहेंगे उसको। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द देखो, वे शब्द जो लिंग वचन इनके वजह से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लिंग वचन कोई पुरुष काल है, कारक क्या है, इन वजह से क्या हो जाते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। विकारी शब्द हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। विकारी शब्द में हम देख लेते हैं लिंग, वचन, कारक से परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द के अंतर्गत हमने देखा था कि संज्ञा आता है। क्या है? संज्ञा। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हमने संज्ञा शुरू से पढ़ा है। तो डेफिनेशन में इसकी परिभाषा नहीं लिख रही हूँ संज्ञा की, क्योंकि आप सबको पता होगी। थैंक यू शीतल मालवीय, शेयर किया आपने। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, राम, रतलाम, टेबल, इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो अगर इसी के आधार पर देखें तो संज्ञा भी कई प्रकार होते होंगे। ठीक है, तो अब हम प्रकार देखते हैं संज्ञा के प्रकार कौन से होते हैं। तो उसमें जो होता है, पहला होता है व्यक्ति वाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक भी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी एक इंसान, जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। इसके और प्रकार भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, फिर होता है हमारा समूहवाचक, फिर तीसरा होता है जातिवाचक, वैसे तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, पर अगर एग्जाम में 5 आ जाता है, प्रमुख भेद जो मुख्य भेद हैं वो है हमारे 3। कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। और वही हम चौथा देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये समूहवाचक जो है 2 में चेंज हो जाता है। द्रव्यवाचक में एक चेंज हो जाता है, द्रव्यवाचक में। ठीक है, चौथे में आया था हमारा भाववाचक, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम इसके एक एक करके इसको पढ़ते रहेंगे। आप अगर शेयर कर दिए तो इससे ज्यादा लोग जुड़ जाएं।
ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। जो पहला लिया है हम ले रहे हैं व्यक्तिवाचक। देखो इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या पुरुष का बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने माना नदी, नाम ले लिया है हमने नदी का, किसी का हम नाम ले लेते हैं, राम, विशेष नाम लिया जाता है, राम हो गया, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। किसी का नाम हुआ, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रंथ हो और ग्रंथ हुआ, समाचार पत्र हुए, नदियों के नाम हुए, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, व्यक्ति का नाम, स्थलों के नाम, जिसका भी हम नाम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा व्यक्तिवाचक बन जाता है। वही हम देखते हैं जातिवाचक में। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है, जैसे कि पुरुष हुआ है, इसके अंदर तो जैसे कि राम है, ये तो नाम है तो पुरुष, पर हमने इसका नाम लिया है तो ये व्यक्तिवाचक है। पर अगर राम की जगह हम बोलते पुरुष तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इसलिए जो पुरुष होते हैं, जो किसी जाति का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें हमारे शहरों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दिनों के नाम हो जाएंगे, दिनों के, महीनों के। ठीक है, पर अगर विशेष पूरी जाति यानी समूह नहीं, सिर्फ जाति का बोध करा, जैसे लड़की हुई, पुरुष हुआ, पहाड़ में, नदी बोल रहे हैं, नदी में अगर हम बोलते नदी के नाम, जैसे कि गंगा हुआ, तो ऐसे जो हो जाती है वो हो जाती है जातिवाचक। पर अगर नदी का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में हम देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं भाववाचक। जो तीसरा है हम ले रहे हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, इसमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष और उसका व्यवहार कैसा है उसके बारे में बताया जाता है संज्ञा, तो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति के गुण, दोष, व्यवहार किस तरीके से है कब पता चलता है या उसके बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो हमारा व्यक्तिवाचक है उस व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाना है। जैसे कि भाववाचक हमने क्या बोला है, गुण हो, ठीक है, दोष हो, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ, है ना, व्यवहार कैसा है उसका, व्यवहार सबने पढ़ रखा है, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ कि
गुण, दोष, व्यवहार, तो ये हमारे भाववाचक में आ जाते हैं, जो हमारे बताते हैं। इसी तरह अगर हम देखें जैसे कि राम कैसा है, राम क्रोधी है, तो यहाँ इस क्या पता चल रहा है आपका राम के बारे में कि वो क्रोधी है, यानी कि ये उसका भाव यानी व्यवहार पता चल रहा है। तो इस तरीके से जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें व्यक्ति के गुण, दोष और व्यवहार के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं द्रव्यवाचक। चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी नई चीज बनती है, जैसे कि सोना हुआ। ये जो सोना है अभी तो ये द्रव्य है, परंतु जब इससे आभूषण बन जाते हैं, ठीक है, आभूषण बन जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये द्रव्य है, और इस द्रव्य आभूषण बन जाते हैं तब ये हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्य। ये द्रव्यवाचक नहीं कहलाएगा, सिर्फ सोना द्रव्यवाचक कहलाएगा। ठीक है, जो हम आभूषण लेके आ रहे हैं वो आभूषण जो है हमारा द्रव्यवाचक नहीं कहलाएगा। जिस चीज जैसे कि सोना हुआ, लोहा हुआ, है ना, लोहा, तांबा, लकड़ी, सॉरी तांबा, इससे जो लिक्विड चीजें होती हैं जिससे नया आकार या नई चीजें बनती है तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक। फिर हम बात करते हैं, 5वें नंबर पे आता है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह के बारे में बताया जाता है। पूरा जैसे कि कौन से हो जाते हैं समूहवाचक में, देखें जैसे कि सेना हुआ, झुंड हुआ। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के जो विद्यालय होते हैं वहां पे, तो वो इस तरीके से क्या हो जाता है हमारे समूहवाचक में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि संज्ञा कितने प्रकार हो रहे हैं, 5 प्रकार हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि भाववाचक में अधिकतर क्वेश्चन भाववाचक से पूछे जाते हैं। तो जो भाववाचक में हमने पढ़ा था कि गुण और दोष, तो इन्हें बनाते कैसे, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो अब उसकी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेती हूँ। देखो ये जो भाववाचक है ये बनते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से, और इसी के आधार पर अगर हम देखें, अच्छा ये जो अच्छा वर्ड है, ये जो अच्छा वर्ड है, शब्द जो है अच्छा, ये क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो देखा जाए तो ये जो अच्छा जो वर्ड है, शब्द है हमारा, वो है हमारा विशेषण। तो इस विशेषण शब्द से, इस विशेषण शब्द से हमें बनाना है भाववाचक। क्या बनाना है हमें, भाववाचक। तो कैसे बनाएंगे भाववाचक, हमें कैसे बनाना, व्यवहार, गुण और दोष की तरह। कैसा व्यवहार है, तो अच्छा की तो हम क्या बन जाएगा, ये अच्छाई। ठीक है, तो ये हो जाता है भाववाचक। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अच्छाई जो शब्द है भाववाचक है वो किससे बना है, विशेषण से बना है, संज्ञा से बना है या सर्वनाम से बना हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ बताऊं मैं कि मानव, क्या है ये मानव शब्द, क्या क्रिया है, विशेषण है, क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो मानव है ये तो जाति बता रहा है पूरा, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये जो मानव शब्द है ये क्या है, हमारा जातिवाचक है। अब इस मानव से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मानवता। क्या हो जाएगी हमारी, मानवता। तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो मानवता है ये किस से बना है, विशेषण से बना है या जाति से बना है या समूह से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से भाववाचक में क्वेश्चन बन जाते हैं। और देख लेते हैं हम, जैसे कि बूढ़ा है, बूढ़ा से क्या बनेगा बताइए, बूढ़ा से क्या बनेगा बताइए। जैसे कि हमने मानव से
व्यवहार। तो इसी तरह बूढ़ा से क्या बनेगा, तो बूढ़ा से क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, ये भाववाचक बनते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या होता है व्यक्तिवाचक के एक दो देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि भाववाचक में इस तरीके से बनते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम कलयुग के भीम हो, तुम कलयुग के भीम हो। तो अब इसमें ये बताओ कि जैसे कि ये जो भीम शब्द है ये किसी का नाम है या जाति है, क्या है? ये जो उदाहरण दिया गया है कि तुम कलयुग के भीम हो, तो इसमें ये जो भीम शब्द है एक हमारा व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, बताइए। कोमल वाघेला, जयश्री महाकाल, कुलदीप राठौर, जितेंद्र जाटव। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो हम देख रहे हैं ये किसी से तुलना की गई, मतलब भीम का उदाहरण दिया गया, जितने कि सारे भीम कुछ अच्छा जो काम करेंगे सब भीम ही कहलाएंगे। तो एक तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, जातिवाचक बन जाता है। अगर ये कहते हैं, अगर नाम आते गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ जो गांधी था, जो गांधी वर्ड जो मैंने बोला है वो एक व्यक्तिवाचक, सिर्फ उनके बारे में बताया गया। अब ये होते कि तुम बिल्कुल गांधी जैसे आप व्यवहार कर रहे हो, तो उस समय क्या होता, हमारा जो व्यक्तिवाचक था वो हमारा काय में चेंज हो जाता है, जातिवाचक में। ठीक है, तो अभी तक हमने ये प्रकार पढ़े थे संज्ञा के जो विकारी शब्द में आ रहे थे। अब दूसरा हम देख रहे हैं सर्वनाम। आप सबको समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, हमारा क्या रहेगा, सर्वनाम। जो विकारी शब्द के अंतर्गत जो दूसरा था हमारा वो था सर्वनाम। सबको पता है सर्वनाम क्या होता है, डेफिनेशन भी पढ़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे कि राम ने राम के मन में सोचा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस को, राम ने राम के मन में सोचा कि राम कल राम के दोस्त से मिलने राम की गाड़ी से अवश्य जाएगा। ठीक है, हर जगह हमने राम 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 शब्द यूज करा है। तो ये जो सेंटेंस जो मैंने बोला, उस सेंटेंस में बोलने पर एक अजीब सा लगा कि कितना बोरिंग शब्द लग रहा है, बार बार राम शब्द यूज हो रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं, हम राम की जगह क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि राम ने अपने मन में सोचा कि कल वह अवश्य अपने दोस्त से मिलने अपनी गाड़ी से जाएगा। तो यहाँ जो शब्द चेंज हुए हैं, मतलब राम की जगह जो जो शब्द लगे हैं, अपना, कि, तो ये जो है संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो परिभाषा लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सबको आती भी होगी। ठीक है, तो आप सब बच्चे भी हैं, पढ़े भी हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा सर्वनाम क्या होती है, तो मैं परिभाषा नहीं लिख रही हूँ। अब हम सर्वनाम के प्रकार लिख लेते हैं। आपको सही समझ में आया कि क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आए हैं, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए क्या होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम की बात करें तो पहला सर्वनाम हमारा कौन सा होता है, प्रकार जो होता है वो होता है हमारा पुरुष वाचक
सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निश्चय वाचक सर्वनाम। ये प्रकार है सर्वनाम के। ठीक है, कितने प्रकार होते देखते हैं ये। फिर होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फिर चौथा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा संबंध वाचक सर्वनाम। और लास्ट में हमारा आ जाता है 6 पे, वह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के हमारे क्या हो जाते हैं? प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ रहे हैं, हमने पुरुष की बात कर रहे हैं। पहला हम चलते हैं पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक में क्या होता है कि बोलने वाला, जैसे कि कोई श्रोता, बोलने वाला, वक्ता, ठीक है, सुनना, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य मौजूद होते हैं, उसके अंतर्गत हमारे आता है पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक की बात करें तो ये जो पुरुषवाचक होता है इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि हम बोलते हैं जो बोलने वाला है उसे क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष बोलेंगे या द्वितीय पुरुष बोलेंगे। तो ये पुरुष सर्वनाम जो होता है उसके भेद हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हमारा पहला हो जाता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? इसके अंतर्गत आते हैं हमारे उत्तम पुरुष। क्या होता है उत्तम पुरुष? वे सर्वनाम शब्द, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, अभी जो मैं हूँ यहाँ पर ही हूँ, तो यानी कि मैं बोल भी रही हूँ, तो ये जो मैं हूँ वो कौन सा पुरुष कहलाता है? उत्तम पुरुष। राम पढ़ता है, राम बोलता है, तो ये जो आता है राम बोल रहा है, तो ये क्या है? राम जो है खुद है, मतलब वहां पे है और खुद बोल रहा है, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अगर हम यही बोले कि राम खाना खा रहा है, दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा वाला सुन रहा है श्रोता होता है, यानी कि जो श्रोता होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं, मध्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य, और इसे हम प्रथम भी पुरुष भी बोलते हैं, प्रथम पुरुष। इसके अंतर्गत क्या होता है? मध्य पुरुष में वहां मौजूद होता है, जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह यहाँ पर है, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है वो वहां पर मौजूद है, यानी कि वह, ठीक है। और वही हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष की, कि हम उसके यहाँ नहीं जाते हैं या हम उससे बात नहीं करते। तीन लोगों के बारे में, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तीसरे की, और वो तीसरा वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा अन्य पुरुष या फिर कहलाते हैं प्रथम पुरुष। तो ये था हमारा उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और था अन्य पुरुष, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा हो बता दीजिए, जिसे दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए और लिंक को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।
ठीक है, आगे भी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनामिक शब्द जिससे ये पता चले कि कोई चीज यानी कि व्यक्ति या वस्तु वहां पर मौजूद है। जैसे कि हम बोल सकते हैं यही किताब, यह व्यक्ति, यानी कि पास की जो चीजें होती हैं, पास की वस्तु, जैसे कि यह, वह, ठीक है, तो निश्चित होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा निश्चित। इसके अंदर हम बोलते हैं अनिश्चित में आ जाता है कि कुछ, यह वाले के साथ हम देख सकते हैं कि 2 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं किसी चीज की क्वांटिटी आपको पता है या जगह भी पता है, वो उस तरीके निश्चित हो आप, तो वो हमारे कहलाते हैं निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में हमें नहीं पता होता है कि है भी क्या नहीं, या कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे अनिश्चित में आ जाते हैं। कुछ कपड़ा, थोड़ा पानी, तो ये क्या है, अनिश्चित में आ जाते हैं। वही हम बात करते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में हमने पढ़ा है, सभी पूछते कहाँ हो, कैसे हो, तो ये जब क्वेश्चंस बनते हैं, तुम कहाँ थे, तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ, कौन, तो ये जो होते हैं सर्वनाम, ये क्या कहलाते हैं हमारे प्रश्नवाचक। अब आती है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हमने क्लॉज, या इंग्लिश में हमने क्लॉज देखे हैं, ऐसे 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द या 2 वाक्य, जिसमें एक वाक्य क्या होता है, दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे कि वे स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। जो बीमार वर्ड है, वो बीमार वाला जो उपवाक्य होता है, प्रथम उपवाक्य पर आश्रित होता है। तो संबंधवाचक क्या करता है, 2 वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि जैसा वैसा वो शब्द आते हैं, कैसा आता है, जैसा, वैसा, तो ऐसे शब्द आते हैं, क्योंकि, जहां, वहां, तो ये शब्द आते हैं हमारे संबंध में। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हम देखते हैं कि तुम अपना काम खुद कर लो, ये सर्वनाम है। जैसे कि हम किसी से नहीं, हम खुद कर रहे हैं, स्वयं जैसा वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, अपना, अपने आप, स्वयं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं, मैं अपना काम खुद करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे जो शब्द आते हैं या वाक्य बनते हैं, वो हमारे बनते हैं निजवाचक सर्वनाम के। तो हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के प्रकार पढ़े, और हमने पढ़ा सर्वनाम। और सर्वनाम में हमने देखे 6 प्रकार, वही हमने संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े थे। तो ये हमारा संज्ञा सर्वनाम हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्रिया। आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं क्रिया। जो विकारी शब्द के अंतर्गत हमने जो वर्गीकरण करा था प्रयोग के आधार पर, उस प्रयोग के आधार में हमने तीसरा जो लिखा था वो था क्रिया। ठीक है, ये क्रिया जिसे इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। तो क्रिया की बात करें तो हमने क्रिया में देखा जिसमें किसी काम का होना पाया जाए, जो काम का करना होना पाया जाए, और इस क्रिया का जो निर्माण है संज्ञा, सर्वनाम, है ना, और विशेषण से भी होता है। तो एक क्रिया जो है हमारे वाक्य में, संज्ञा सर्वनाम के वाक्य में क्या है, लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारी देती है। तो क्रिया की वजह से, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अब
क्रिया की बात की जाए तो क्रिया कितने प्रकार की हो जाती है, तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर हम क्रिया की बात करें जैसे कि धातु, क्या होता है धातु, क्रिया का जो निर्माण है संज्ञा से भी होता है और सर्वनाम से भी होता है। तो इस तरह के धातुओं के प्रकार हो जाते हैं, रचनाएं हो जाती हैं धातु के आधार पर क्रिया का निर्माण। ठीक है, संज्ञा के आधार पर और विशेषण के आधार पर। अब संज्ञा में हम पढ़ते हैं कि संज्ञा में क्या पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर होता है। तो जैसे कि अब हमने मान एक एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़। ये क्या है, पढ़। अभी पढ़ जो है अभी क्रिया नहीं है, अभी ये क्या है, धातु है। और वो धातु कौन सी है, संज्ञा धातु है, संज्ञा धातु है। अब हम इसे जब क्रिया बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसको पढ़ना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ना। तो संज्ञा से क्या हुआ है, पढ़ना, क्रिया का निर्माण हुआ है। अब हम इसी तरह से सर्वनाम से भी बन जाते होंगे, जैसे कि है ना, अपना, अपनाना, अपनाना बन जाता है। तो ये इस तरीके से धातु हमारी क्रियाओं का क्या हो जाता है, निर्माण कर सकते हैं हम रचना के आधार पर। अब हम देख रहे हैं इनके मूल भेद क्या होते कितने प्रकार से। ये तो निर्माण की बात करी थी कि क्रिया का निर्माण होता है कि धातु से होता है और संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है। तो इनके प्रकार किस प्रकार से होते होंगे, कैसे बनते होंगे। अब हम प्रकार देख लेते हैं कि धातु के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें कि धातु के कितने प्रकार होते हैं तो देखते हैं, पहले तो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया, क्या होती है, एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है हमारी सकर्मक क्रिया। अब इन सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखो कोई भी जो वाक्य हो तीन चीजों से तो बनता ही है। एक होता है हमारा कर्ता होता है, कर्ता काम करने वाला, फिर कर्म जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म होता है, और तीसरा होती है हमारी क्रिया। जब ये तीनों के तीनों मौजूद होते हैं तो वह वाक्य पूरा माना जाता है। तो ऐसी जो हमारी जो अकर्मक क्रिया है, इस अकर्मक क्रिया में जो कर्म है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और सकर्मक में क्या रहेगा, कर्ता पे ध्यान, कर्म पर ध्यान दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया में कर्म जो है नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में हम क्या करते हैं, कर्म को ध्यान दिया जाता है, इसमें कर्ता पर फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं देख रहे हैं, अभी हमने देखा सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक में देखें कर्म पर ध्यान दिया जाता है, इसमें कर्ता का विशेष महत्व नहीं होता है। अगर हम सकर्मक को ही पढ़ें तो सकर्मक के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो प्रकार के हो जाते हैं, कर्म किया जाता है। जैसे इसको यहाँ पर देखते हैं, सकर्म अकर्मक का एक उदाहरण देते हैं, राम पढ़ता है। राम क्या है, पढ़ता है। अब इस राम पढ़ते वर्ड में क्या आपको कहीं कर्म दिख रहा है, इसमें कर्म नहीं है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारे कहलाती है, ये जो क्रिया हो जाती है और वाक्य हमारा जो कहलाता है वो होती है अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारा, अब हम देखते हैं राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, इसमें राम पर ध्यान न देकर अब देखते हैं कर्म क्या है, किया है किताब, और हमारी क्रिया बन रही है पढ़ता। तो इसमें जो तीनों है तो ये हमारी कहलाती है सकर्मक क्रिया।
ठीक है, आप लोग देखिए, कमेंट करिए। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो हमारी लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे और पढ़ रहे हैं हम सकर्मक क्रिया के बारे में। अजीत मायना, जय श्री महाकाल, कुलदीप सिंह, जय माता दी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, आप शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारी क्लास में और आ सके। समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अगर समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं जो सकर्मक क्रिया है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस सकर्मक क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। इसे हम दो प्रकार की कैसे हो जाती है, एक होती है एक कर्मक, क्या होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यही है। अब एक कर्मक में क्या होता है, एक वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया एक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेती हूँ, राम आम खाता है। राम एग्जाम्पल है एक कर्मक क्रिया का। ठीक है, राम आम खाता है। कितने कर्म हो रहे हैं इसमें, कितने कर्म हो रहे हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, दो कर्म हो रहे हैं, खाता और दो है या राम दो है या आम दो है। तो ऐसे वाक्य में हमें एक ही कर्म नजर आ रहा है, यानी कि तो एक ही कर्म आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है, एक कर्म, एक कर्म क्रिया। अब कहते हैं दूसरा, देखते हैं हम, नानी बच्चों को कहानी सुनाती है। ठीक है, अब पहचान करना इसमें कि क्या अंतर है दोनों वाक्य में, पहचान कीजिए दोनों वाक्य में क्या अंतर है। नाना लाल डोडिया, जय श्री महाकाल, राहुल, जय श्री महाकाल। अच्छा बताइए दोनों वाक्य में क्या अंतर है। ये तो मैंने आपको बताया कि एक कर्म किया है आम खाने का, तो दूसरे वाक्य में क्या है, देखो दूसरे वाक्य में ये जो नानी है दो काम करी, एक बच्चों को और दूसरे को कहानी सुनाने का। तो ऐसे वाक्य में जब दो कर्म हो जाते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी, हमारी द्विकर्मक क्रिया। तो हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया करी है। आगे हम देख रहे हैं कि इसके प्रकार कितने हो रहे हैं। देखिए क्रिया के भेद कितने हैं, क्रिया के भेद की देखें तो अगर हम देखें, इसको अगर देख लिया हो तो साफ कर देती हूँ मैं। अब हम भेद देखें कि क्या क्या भेद है इसके। देखो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आती है तो हमारा एक नंबर भी कट हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो या समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हम भेद देख रहे हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रकार में लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे उसमें बताऊंगी मैं। ठीक है, पहला हम ले रहे हैं संयुक्त क्रिया। पहला कौन सा ले रही हूं मैं, संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त क्रिया यानी कि दो क्रियाएं साथ में रही होगी। ठीक है, एक उदाहरण देखिए कैसा होगी, दो क्रियाएं एक साथ कैसे हो सकती है। राम स्कूल, सारे राम के
देखिए आप लोग, मनमोहन पाटीदार, ठीक है। ठीक है, आगे हम देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या परिवर्तन आ रहा है इसमें, क्या इसमें सेंटेंस में चेंज है। राम स्कूल चला गया, पहले में तो हमने सकर्मक अकर्मक पढ़ा ही था, पर हम यहाँ पे लास्ट में देखो कि हमें दो क्रियाएं दिख रही है। क्या दिख रही है? चला और गया। यानी कि जब दो क्रियाएं हों वाक्य के अंतर्गत तो वह क्रिया कहलाती है हमारी संयुक्त क्रिया। तो लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के। वह पहुंच गया होगा, ठीक है, वह पहुंच गया होगा। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आपको कह सकते हैं कि मैंने उसने नहा लिया होगा। दो दो जो वर्ब एक साथ आ जाती है तो हमारी वो हो जाती है संयुक्त क्रिया। दूसरी अगर हम देखें, दूसरी जो क्रिया आ रही है वो क्रिया होती है हमारा, देखो एक होता है चला और गया। अब इसमें दो क्रिया है, दोनों क्रियाओं में ये जो चला गया वर्ड है, शब्द जो क्रिया है, ये होती है मुख्य क्रिया। वही जो दूसरी क्रिया है, ये जो क्रिया है इसे कहते हैं रंजक, ठीक है, इसे बोलते हैं रंजक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? रंजक क्रिया। क्योंकि दोनों एक ही साथ, इसका मतलब होता है जाना। राम स्कूल गया, तो इसीलिए ये गया जो है चले पर डिपेंड कर रही है, तो मुख्य क्रिया पर डिपेंड कर रही है, उस पर आधारित है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे रंजक क्रिया कहते हैं। अब हम जो दूसरे देख रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी जो क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक से आपको नाम से पता चल रहा है कि पूर्वकालिक में क्या होता होगा। देखिए सब लोग जुड़े रहिए, क्योंकि अभी इसके बाद हम क्रिया के बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी तीनों से लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से ही तीनों क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो सब लोग जुड़े रहिएगा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में कोई काम जो है पहले ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, शंकर खाना खाकर सो गया, ठीक है। यहां हमने तो कहा था कि दो क्रियाएं साथ में हो रही, यहां पर क्या हुआ है देखिए, पहचानिए कि पहले उसने क्या काम करा, पहले खाना खाया फिर सो गया। तो ऐसी जो क्रियाएं आती है खाकर, जो है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जिसमें कार्य पहले हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहलाते हैं? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद ही थोड़ी, ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमने क्या पढ़ा? पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखते हैं हम नाम धातु। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया में जैसे कि कोई संज्ञा है, नाम धातु क्रिया संज्ञा और सर्वनाम से बनती है। जैसे कि हाथ, संज्ञा सर्वनाम में आता है, तो हाथ है, हाथ से हमने बना लिया हथिया, हथिया। अब कैसे इसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे आता है कि राम ने मेरी किताब हथिया ली। तो इस तरीके से धातु से एक क्रिया बन जाती है, उसे बोलते हैं, जैसे कि हाथ से बना लिया हथिया, है ना, शर्म से शर्माना, ये जो क्रिया शर्माना, ठीक है, और बन जाती है जैसे कि हम देखें ठगाना। तो ऐसे जो होती है ठग से बन जाएगा हमारा ठगाना। तो ये जो बन रही है ठगाना, किससे बना है? संज्ञा से बन रहा है। तो ये जो है वो कहलाती है हमारी नाम धातु क्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा जो हमारा है वो कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया में?
प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें जो कर्ता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं सिर्फ आदेश दे रही हूँ कि काम करो, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में किसी के द्वारा काम किया जाता है या आदेश दिया जाता है, तो वो कहलाता है प्रेरणार्थक। अब ये जो प्रेरणार्थक होता है वो भी दो प्रकार से हो जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला कौन सा हो जाता है हमारा? प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें क्या होता है, उसने खाना बनाया, जैसे कि पंकज खेल दिखाता है, खेल या सर्कस दिखाता है, मतलब वे काम कर रहा है पर किसी के द्वारा कर रहा है ना, तो प्रेरणा मिल रही है तो दिखाता है। अब द्वितीय जो प्रेरणार्थक होता है, जो हमारा द्वितीय होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें क्या होता है, जैसे कि माँ बेटी से खाना बनवाती है, यानी कि दूसरे के द्वारा काम करवाया जाता है। आप इसी को लेते हैं, पंकज हाथी से खेल खिलवाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वे कार्य पंकज स्वयं नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के द्वारा करवा रहा है, तो वो कहलाती है हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये था प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जुड़े रहिए क्योंकि इसके बाद ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चौथे नंबर का था हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, पांचवा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तात्कालिक, जो पांचवा है हमारा वो है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि किस तरीके से इसमें मतलब ये क्रिया कैसी होती होगी, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि चोर है, ठीक है, पहले हम उदाहरण दे रहे हैं, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, मतलब उस तुरंत तात्कालिक। तो ऐसी जो वाक्य बनेंगे जिसमें लगे उसके आने से पहले बस हो गया, तो वो हो जाती है हमारी पूर्वकालिक। परंतु तात्कालिक में क्या होता है, किसी को देखा और उसने अपनी क्रिया करी, भाग गया, तो ये हमारी थी तात्कालिक क्रिया। तो हमारा पांचवा प्रकार था। छठे प्रकार में हम देख लेंगे अनुकरणात्मक। क्या होता है इसमें कि कोई सा शब्द जो होता है, क्रिया जो होती है उसको बार बार करते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाना, क्यों चिड़चिड़ाना, है ना, चढ़ चढ़, है ना, चढ़ चढ़ से बन जाता है, दो बार अनुकरण होता है तो क्या बन जाता है ये क्रिया, चढ़ चढ़ाना, चढ़ चढ़ाना। तो ऐसे शब्दों से, अनुकरण शब्दों से एक नया क्रिया बन जाती है, वो कहलाती है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। आखिरी जो बनी है वो लास्ट हमारी बची रह गई है, इसे बोलते हैं हमारी क्रिया कर्मक क्रिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपको बता दूं, अभी तक जो हमने क्रियाओं के भेद पढ़े उसमें हमने जो मेन क्रिया थी, जो मुख्य क्रिया थी, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ही हमने जो पढ़ा है वो है क्रियार्थक। कौन सी है? क्रियार्थक। क्रियार्थक में क्या होता है, काल का पता चल जाता है कि कौन से काल में कौन सी क्रिया हुई है, मुख्य क्रिया, जैसे कि, और इसमें एक आपने नाउन भी पढ़े होंगे, कोई क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि घूमना एक क्या है, क्रिया है, मैं सुबह घूमता हूँ,
ठीक है, यहाँ तो जो घूमता है वो तो क्रिया है, पर अगर यही जो घूमना शब्द है अगर वो आगे हम सब्जेक्ट की जगह यानी कर्ता की जगह ले लें तो यही जो घूमना शब्द हमारा क्या बन जाता है, कर्ता में प्रयोग होता है। यानी कि घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है, तब ऐसे को बोला जाता है, इसी क्रिया को बोलते हैं क्रियार्थक। ठीक है, जैसे कि हम घूमना सेहत के लिए अच्छा है, तो इस तरीके से हमने क्रियाओं के भेद पढ़े हैं। अब आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्रिया हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो गया है, बाकी के हम कल की क्लास में भी लेंगे। सारे हमें क्रियाओं के भेद हो चुके हैं और इन्हीं से क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी के कल करेंगे। लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और हमारी क्लास को शेयर भी कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि अर्थ के आधार पर, पहला क्वेश्चन यही है आपका, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बताइए। बताइए आप लोग, क्या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जय श्री माँ का ट्राइबल बॉय आंसर दीजिए। आप इसका आंसर दीजिए, अभी करवाया है स्टार्टिंग में आपसे। ठीक है, बताइए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कौन सा होता है? सार्थक और निरर्थक। अच्छा ये बताइए, सेना जो शब्द है, जो सेना है, कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बताइए। ये कौन सा है हमारा? समूह वाचक। ठीक है, शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और जवाब दो, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। भाववाचक के कुछ शब्द बताइए। भाववाचक, जो भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। बताइए कि कौन कौन से उदाहरण है भाववाचक में? बताइए भाववाचक में कौन कौन से आते हैं और उनके बाद, जैसे कि मानवता, क्या रहेगा? मानवता,
अपनापन, सॉरी अपनापन, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक हैं, जिसमें गुण दोष और व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि जो लड़का शब्द है, लड़का ये जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? बताइए आप सभी, ठीक है। बताइए कौन सा शब्द है? जो लड़का शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? बताइए। बिल्कुल सही है पन्नू बारिया, कुलदीप सिंह बिल्कुल सही। बताइए क्या है ये? लड़का क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक। बिल्कुल सही है ट्राइबल बॉय। अच्छा ठीक है, बताइए। ये हमने पढ़ा था कि जातिवाचक है, तो हमें कुछ शब्द दे रहे हैं, जैसे कि गया, यमुना, ठीक है, गया, यमुना, ये कुछ शब्द दे रही हूँ। उन शब्द में आपको पहचानना है कि कौन सा जो है व्यक्तिवाचक है। पहाड़, बताइए इसमें से कौन सा है? बताइए कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक है? सिक्स क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ, आपको ये बताना है संज्ञा के कितने भेद थे? संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए आप लोग, कितने भेद हैं संज्ञा के? व्यक्तिवाचक बताना है इसमें कौन सा जो है वो व्यक्तिवाचक है ना, जातिवाचक नहीं बताना है। जातिवाचक हमने यहाँ बताया था। बिल्कुल सही है। नदियों के नाम आते हैं, किताबों के नाम, ग्रंथों के नाम, तो ये हमारा जो यमुना शब्द होगा वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक है। अब आप ये 6 का आंसर दीजिए, संज्ञा के कितने भेद हैं? बिल्कुल सही है कुलदीप सिंह, बिल्कुल सही। और बताइए। अच्छा ठीक है, हमारे मुख्य भेद ये हैं 3, परंतु अगर कहीं पूछ लेते हैं तो उसमें क्या होता है? द्रव्यवाचक में चेंज हो जाता है, द्रव्य उसमें समूह वाले में समूहवाचक और द्रव्यवाचक में जातिवाचक परिवर्तित हो जाता है। तो कभी कभी ये प्रकार में जो होते हैं 5 होता है। आंसर क्या रहेगा हमारा? भेद जो रहेंगे 3 रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखो 6 क्वेश्चंस करे हैं, कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया 3 पढ़ा है, काफ़ी बड़ा था और इसे हमें कल रिवीजन भी करके आना, जिससे क्या होंगे क्वेश्चन हम ज़्यादा लेंगे। कल क्या होंगे क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा जवाब भी दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।